नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मुंबई जैसे मेट्रो सिटी इतने बड़े शहर में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए को क्यों लाया गया? आखिरकार महाराष्ट्र सरकार का इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था दोस्तों? डियर फ्रेंड्स, एसआरए का सच क्या है, उसका इतिहास क्या है और आखिरकार एसआरए का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आज हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एसआरए के बारे में डिटेल्ड में, विस्तार में और एकदम सरल भाषा में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, मुंबई या महाराष्ट्र के बड़े शहरों में कई वर्षों से लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए आ रहे हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में ना तो पानी की सुविधा है, ना तो बिजली की सुविधा है, ना तो शौचालय की सुविधा है दोस्तों। यदि है भी तो रेगुलर नहीं है। इन झुग्गी झोपड़ियों में इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं ना दोस्तों, एकदम घनिष्ठ बस्ती। एक एक घर में 4-4, 5-5 लोग, 150 स्क्वायर फीट के रूम में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं दोस्तों। यदि आप कभी किसी स्लम में गए होंगे या फिर आप खुद यदि स्लम में रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि कितनी सुविधाओं का अभाव है। डियर फ्रेंड्स, जो गटर होते हैं ना, गटर वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी चारों तरफ है, पतली गलियां, सकरी गलियां दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इन झुग्गी झोपड़ियों का जो स्ट्रक्चर है वो इतना खतरनाक है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों, ये बस्ती इतनी घनिष्ठ है, यहां पे ना तो किसी भी सुख सुविधा की व्यवस्था है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये इतनी घनिष्ठ बस्ती हो चुकी है कि यहां पे बीमारी भी फैलने का दोस्तों डर लगा रहता है। डियर फ्रेंड्स, इन स्लम झुग्गी झोपड़ियों के अंदर सुख सुविधाओं को देने के लिए, हेल्थ को प्रॉपर केयर और मेंटेन करने के लिए दोस्तों महानगर पालिका मुंबई को काफी खर्च भी करना पड़ता है। सो डियर फ्रेंड्स, और आगे चलकर मुंबई, हमारा महाराष्ट्र ये चाहता है कि हमारा पूरा जो मुंबई है, पूरा महाराष्ट्र है, वो स्लम फ्री हो जाए, झुग्गी झोपड़ी मुक्त हो जाए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जैसे मॉडल को 1995 में 1995 में लाया गया दोस्तों। इस एसआरए का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि मुंबई को, महाराष्ट्र के शहरों को झुग्गी झोपड़ी मुक्त किया जाए, स्लम फ्री किया जाए दोस्तों, और मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। और इस झुग्गी झोपड़ी में जितने भी लोग रहते हैं, सभी को अपना खुद का परमानेंट अकोमोडेशन, सभी को अपना खुद का घर दिया जाना चाहिए दोस्तों, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज जितने भी लोग स्लम में रह रहे हैं, उनको सुविधाओं का अभाव है, उनका खुद का ना तो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो इन सभी रीजन की वजह से दोस्तों एसआरए को लाया गया कि जितने भी स्लम वासी हैं, जो भी झुग्गी झोपड़ी धारक है दोस्तों, सभी को अपना खुद का मकान, खुद का घर दिया जाना चाहिए। सभी को फ्लैट में मूव और शिफ्ट किया जाना चाहिए। खुद का अपना पक्का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए दोस्तों एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि पुनर्वसन, झुग्गी झोपड़ी को खत्म किया जाए और वहां पर डेवलपमेंट किया जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए, बिल्डिंग बनाया जाए और सभी लोगों को उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए दोस्तों, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। पैसे मांगेंगे तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि इन झुग्गी वासियों को, इन स्लम ड्वेलर्स को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनका पुनर्वसन किया जाए और इनको पक्के मकान दिया जाए दोस्तों, तभी ये मुंबई स्मार्ट सिटी बन सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी योजना के तहत, इसी एसआरए प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, सभी झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करेंगे और सभी को पक्का मकान देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कह दिया गया दोस्तों, फ्री में, मुफ्त में मकान दिया जाएगा, लेकिन सरकार के लिए बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि खर्च बहुत बड़ा था दोस्तों। इसीलिए सरकार ने एक मॉडल लाया, PPP का मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल में हुआ क्या दोस्तों, इस मॉडल में सरकार ने यह कहा कि हम भी आपके साथ में हैं, जनता का भी सहयोग चाहिए और हमें साथ ही साथ बिल्डर और डेवलपर का भी सहयोग चाहिए। हम तीनों मिलकर क्या करेंगे, झुग्गी झोपड़ी स्लम को खत्म करेंगे और एक अच्छी खासी बढ़िया एक बिल्डिंग तैयार करेंगे और सभी लोगों को उस बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे और सभी लोगों का अपना खुद का एक मकान और एक पक्का घर, अपना खुद का एक फ्लैट का सपना पूरा होगा दोस्तों। जो डेवलपर, जो बिल्डर है, उन्होंने सरकार के साथ में मिलकर इस काम को चालू किया। डियर फ्रेंड्स, डेवलपर बिल्डर के सबसे प्लस पॉइंट यह था कि फ्री में जगह, जमीन, प्लॉट फ्री में मिल गया। बस उनको
डेवलपमेंट करना है, बस बिल्डिंग तैयार करनी, बिल्डिंग खड़ी करनी है बस। और जितने भी झोपड़ी धारक हैं उनको मकान दिया जाना चाहिए, उनको फ्लैट दिया जाना चाहिए, जितनी भी संख्या में लोग हैं उनको दीजिए। उसके बाद जितने भी मकान बच जाएंगे, या फिर समझ लीजिए कि 300 झोपड़ी है, अब 300 झोपड़ी समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग तैयार कर ली गई और उसमें सभी को शिफ्ट कर लिया गया, और काफी जगह बची है। अब वहां पे बिल्डर ने, डेवलपर ने क्या किया, 2 बिल्डिंग और खड़ी कर दी। अब वो तो पूरे खाली बचे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, वो डेवलपर, वो बिल्डर क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, मार्केट प्राइस पर सेल करेंगे। और सभी को पता है कि मुंबई में अच्छी खासी प्राइस मिलती है एक फ्लैट को खरीदने या फिर बेचने पर। तो ये सबसे बड़ा मुनाफा हुआ बिल्डर और डेवलपर का। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्डर और डेवलपर काफी प्रोत्साहित हुए और इस योजना में क्या हुए, शामिल हुए। लेकिन यहाँ पे पूरा जो खर्च है वो डेवलपर और बिल्डर को ही अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। तो सरकार के लिए ये प्लस पॉइंट है। तो सरकार का उद्देश्य क्या था कि मुंबई स्लम फ्री हो जाए, पूरा झुग्गी झोपड़ी सब खत्म, लोग आराम से सुख सुविधाओं के साथ में फ्लैट में अपने खुद के पक्के मकान में शिफ्ट हो जाए। और यहाँ पे डेवलपर बिल्डर का भी फायदा कि उनको फ्री में जगह मिल गई, प्लॉट लैंड मिल गए, एक बिल्डिंग खड़ा किया, उसमें सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया, बाकी जगह में अपनी 2 बिल्डिंग खड़ा की, बाकी जगह में अपनी 2 बिल्डिंग खड़ी की, बाद में जितने भी फ्लैट थे सबको बेचा, अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो गया और मुंबई सिटी स्लम मुक्त हो गई, स्लम फ्री हो गई, और डेवलपर बिल्डर ने भी काफी अच्छा पैसा और मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया दोस्तों। तो ये था ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट और मॉडल दोस्तों। लेकिन अब हमें यहां पे यह समझना होगा कि जो झुग्गी झोपड़ी है, जो झोपड़ी धारक है, किनको किनको फ्लैट मिलेगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका 1-2 बांबू लगाया, पत्रा रखा, हो गया, आपको मिल जाएगा फ्लैट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एसआरए ने, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने, महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों कट ऑफ लिस्ट बनाए हैं, कट ऑफ लिस्ट बनाए हैं। उस कट ऑफ लिस्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको झोपड़ी से निकलकर फ्लैट में जाना है, बिल्डिंग लेना है दोस्तों, तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको कुछ नियम कानून, डॉक्यूमेंटेशंस, दस्तावेज आपको सरकार को दिखाने पड़ेंगे, आपको एसआरए को दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने कुछ डेट्स, कट ऑफ डेट्स बनाए हैं दोस्तों। एसआरए बनाई गई थी 1995 में दोस्तों। कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए। 1995 में पहला जीआर आया दोस्तों। उसके पहले के जो भी झोपड़े होंगे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्लैट और मकान और घर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जीआर सन 2000 में आया। उस जीआर के मुताबिक जिनके भी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज 1/1/2000 मतलब कि 1 जनवरी 2000 पहले के दस्तावेज होंगे, उनको भी फ्री में, मुफ्त में, उनको भी फ्लैट, मकान और घर दिया जाएगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए दोस्तों लाइट बिल, सर्वे पावती, वोटर आईडी और टैक्स असेसमेंट की पावती दोस्तों। इसमें से कोई 2 यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप पात्र और एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों पक्के मकान और खुद के घर के लिए और फ्लैट के लिए। आपको मुफ्त में घर मिल जाएगा। एक बार दोबारा वापस सुन लीजिए दोस्तों। लाइट बिल, सर्वे पावती, वोटर आईडी कार्ड और असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट की पावती दोस्तों। इसमें से कोई 2 यदि आपके पास है जो कि ये बता दे कि आप सन 2000 से पहले आप इस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आपका ये झुग्गी झोपड़ी का स्ट्रक्चर है सन 2000 से पहले, 1/1/2000 से पहले, तो आपको मुफ्त में घर, आपको मुफ्त में फ्लैट मिलेगा दोस्तों एसआरए स्कीम के तहत। अब उसके बाद अगला जीआर दोस्तों लाया गया 2018 में दोस्तों। उसको हम लोग 2011 के जीआर से भी जानते हैं, 2011 के जीआर के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद फिर दोस्तों 1/1/2000 से लेके 1/1/2011 के पहले के बीच का यदि कोई स्लम बना है, कोई स्ट्रक्चर बना है, उनका डॉक्यूमेंट्स 1/1/2011 के पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स है। अब देखिए पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में सर्वे सन 2000 में हुआ था, 2001, 2002 या फिर 2000 में हुआ था दोस्तों। तो उस समय सर्वे पावती लोगों को मिला था, फिजिकली मैनुअली सर्वे हुआ था। लेकिन 2000 के बाद 2011 के बीच में वापस सर्वे नहीं हुआ। तो यदि आप एलिजिबल पात्र होना चाहते हैं, यदि आपको फ्लैट, मकान, आपको बिल्डिंग चाहिए दोस्तों, आप झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकल के फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए आपको सरकार को, एसआरए को आपको डॉक्यूमेंट्स बताने होंगे कि मेरा जो स्ट्रक्चर, मेरा जो झोपड़ा है वो सन 2000 से 2011 के बीच का है। तो उसके लिए आपको प्रूफ में, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज में क्या देने होंगे? लाइट बिल और आपका दोस्तों इलेक्शन आईडी कार्ड, ये 2। सर्वे पावती तो रहेगा नहीं क्योंकि सर्वे सन 2000 में हुआ था बस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स एसआरए के पास देकर आप अपनी पात्रता, अपनी एलिजिबिलिटी को आप कंफर्म करा सकते हैं दोस्तों। तो आपको फ्लैट, मकान, आपको दुकान, जो भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। बस ये ध्यान देना कि सन 2000 से लेकर 2011 के बीच में दोस्तों आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सशुल्क
कॉस्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों 2.5 लाख रुपए। और एक चीज और समझना है कि यदि खरीदी बिक्री हुई है, ट्रांसफर हुआ है दोस्तों, तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी से आपने वो झुग्गी झोपड़ी खरीदी है, तो आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, तो खरीदी बेची हुई है, तो उसमें आपको ट्रांसफर कॉस्ट भी देना पड़ेगा दोस्तों। यदि रेसिडेंशियल है, आवासीय है, तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा 40,000 रुपए। यदि वो कमर्शियल है दोस्तों, व्यापार वाला है दोस्तों, मकान दुकान है दोस्तों, आपका कोई बिजनेस है दोस्तों, तो उसमें आपको 60,000 रुपए आपको ट्रांसफर कॉस्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब हमें यहां पे ये समझना है कि अब हम इस चीज के लिए पात्र कैसे में फ्लैट, बिल्डिंग, पक्का मकान हमें फ्री में कैसे मिले दोस्तों। तो इसके लिए आपको पात्र होना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करवाना पड़ेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सन 2000 से पहले जितने भी सर्वे मुंबई महाराष्ट्र में हुए हैं, सबके सब फिजिकल और मैनुअल हुए हैं। सोसाइटी और डेवलपर ने लोगों से क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट्स हाथ में लिए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके एसआरए अथॉरिटी के पास सबमिट और जमा किए हैं दोस्तों। और आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कि आपका डॉक्यूमेंट्स कितना सही है, कितना जेन्युइन है और कितना स्ट्रांग है, उसी के बेसिस पर दोस्तों आपकी पात्रता की जाती है। मैंने आपको क्लियर कट कह दिया दोस्तों, लाइट बिल, सर्वे पावती, इलेक्शन आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको एसआरए के पास आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों कई बार लोग डॉक्यूमेंट्स को सोसाइटी और डेवलपर के माध्यम से एसआरए में सबमिट करवाते हैं और कई लोग डायरेक्टली जाके खुद सीधे एसआरए में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सन 2016 के बाद 16 से बायोमेट्रिक सर्वे स्टार्ट हुआ। बायोमेट्रिक सर्वे के अंदर क्या हुआ, एसआरए जो अथॉरिटी है, उनके जो भी कर्मचारी हैं, उनके जो भी ऑफिसर्स हैं, वो खुद डोर टू डोर जाकर वो सारे एक एक रूम का वो खुद, हर एक झोपड़े का वो खुद दोस्तों बायोमेट्रिक सर्वे कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, डिजिटल सर्वे, मतलब कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज हैं, वो डिजिटली रूप से क्या होगा, उनके पास, एसआरए के पास रखा जाएगा। इसमें एक एजेंसी, एक सर्वेयर अपॉइंट होता है दोस्तों, जो क्या करता है, सारे झुग्गी झोपड़ियों एक एक करके हर एक का दोस्तों डेटा, डॉक्यूमेंट्स, उनका फोटो, फैमिली फोटो, रूम का स्ट्रक्चर का फोटो, आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली, आपका बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, सारी चीजें डिजिटली दोस्तों रखी जाती है और वो जाके फिर एसआरए में सबमिट की जाती है दोस्तों। इस तरीके से सन 2016 के बाद सर्वे किया जा रहा है दोस्तों, यदि कहीं पे हुआ होगा तो बायोमेट्रिक सर्वे। और इसके पहले जो भी सर्वे हुआ होगा वो फिजिकल और मैनुअल रूप से हुआ रहेगा दोस्तों। उसमें आप खुद जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने सोसाइटी या फिर डेवलपर के माध्यम से या फिर आपने खुद जाकर एसआरए में सबमिट किया होगा। अब सर्वे होने के बाद, चाहे फिजिकल मैनुअल सर्वे हुआ हो या फिर बायोमेट्रिक सर्वे हुआ हो, उसके बाद होता क्या है दोस्तों, उसके बाद एसआरए अथॉरिटी के माध्यम से जो सक्षम जो प्राधिकारी होते हैं दोस्तों, जो सेक्शन जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, अनेक्सर 2 तैयार करते हैं दोस्तों, परिशिष्ट 2 दोन तैयार करते हैं दोस्तों। उस अनेक्सर 2 में एक लिस्ट होती है दोस्तों, उसमें पात्र अपात्र, मतलब कि कौन फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट में, लाइक मकान दुकान जो भी फ्लैट वगैरह जो भी है, किनको फ्री में मुफ्त में दिया जाएगा। इस एसआरए की स्कीम में कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है दोस्तों और कौन एलिजिबल नहीं है, कौन अपात्र हो गया है, इसकी लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों। इस लिस्ट को कहते हैं अनेक्सर 2 की लिस्ट। और ये अनेक्सर 2 की लिस्ट दोस्तों सर्वे होने के बाद, चाहे वो फिजिकल मैनुअल हो चाहे बायोमेट्रिक सर्वे हो, उसके बाद ही अनेक्सर 2 तैयार किया जाता है। और एक बार यदि आपका अनेक्सर 2 में नाम आ गया और आप पात्र हो गए, तो कंफर्म है, 100% है कि आपको फ्लैट मिलेगा, आपको मकान मिलेगा दोस्तों, कंफर्म है दोस्तों। सन 2000 के पहले का डॉक्यूमेंट्स होगा तो फ्री में, सन 2000 से लेकर 2011 के बीच का होगा तो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपको सशुल्क, आपको 2.5 लाख रुपए देके आपको फ्लैट, आपको मकान मिलेगा दोस्तों। इस बात को नोट करिए। डियर फ्रेंड्स, अनेक्सर 2 फाइनल लिस्ट होती है, जैसे बोलते हैं ना यादी, इलेक्शन की यादी दोस्तों, वोटर लिस्ट में नाम आता है ना, कि जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो सिर्फ वोट दे सकते हैं, उसी तरीके से जिनका भी अनेक्सर 2 में नाम आ गया है वो पात्र हो चुके हैं दोस्तों, उनको फ्री में फ्लैट, मकान, दुकान मिलेगा दोस्तों। यदि अपात्र हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी रह गई है दोस्तों, इसलिए आप अपात्र हो गए हैं। तो यदि आप अपात्र हो गए तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि आप अपात्र हो जाएंगे तो आपको कॉजेस, रीजन लिख के दिया जाएगा कि आप अपात्र क्यों हुए, कैसे हुए, किस डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी। ये ध्यान देना, कट ऑफ लिस्ट याद रखो दोस्तों, कट ऑफ लिस्ट ईयर 2000 और ईयर 2011, क्योंकि जो एसआरए है, जो सारी की जो स्कीम है, वो कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से काम करती है, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही काम करती है दोस्तों। इस बात को नोट करिए। तो यदि आप अपात्र हो गए हो, आप इनएलिजिबल हो गए हो दोस्तों, तो ऐसे में आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको सक्षम प्राधिकारी के पास आपको जाना है, आपको वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशंस लगानी है दोस्तों, और आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको दोबारा वापस से वहां पे आपको रीसबमिट करना है दोस्तों।
यदि कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है दोस्तों, तो आप सक्षम प्राधिकारी जो भी होंगे, जो भी सेक्शन ऑफिसर्स होंगे दोस्तों, उनके समक्ष आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपको आपके जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, फिर से दोबारा आपको लगाने हैं दोस्तों। वहां पे हियरिंग चलेगी, तारीख चलेगी दोस्तों, 2-4 तारीख चलेगी। फिर बाद में यदि सब कुछ सही पाया गया तो आपको पात्र कर दिया जाएगा दोस्तों। इस बात को नोट करें। यदि डियर फ्रेंड्स आप वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपके पास आगे भी ऑप्शंस होता है दोस्तों। आप अपील फाइल कर सकते हैं दोस्तों अंडर सेक्शन 35 स्लम एक्ट 1971 दोस्तों, एडिशनल कलेक्टर के समक्ष। आप उनके समक्ष अपील फाइल करिए दोस्तों। आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं, आपको अपात्र क्यों किया गया, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सही है, जो भी है आप वहां पे लगाइए। आप वहां पे बढ़िया से अच्छे से अपनी बातों को रखिए, आर्गुमेंट्स करिए दोस्तों, और आप एडिशनल कलेक्टर से आप अपने आप को पात्र करा के आइए सक्षम प्राधिकारी के पास। उस पात्र का जो ऑर्डर है वो सबमिट करिए दोस्तों। आपको दोबारा वापस से यदि कोई सप्लीमेंट्री अनेक्सर 2 या फिर कोई दूसरी रिवाइज्ड अनेक्सर 2 यदि बनेगी दोस्तों, तो उसमें आपको पात्र करके आपको दे दिया जाएगा। उस लिस्ट में आपका नाम पात्र करके दे दिया जाएगा दोस्तों। इस बात को नोट करें डियर फ्रेंड्स। ये ध्यान देना, पात्र अपात्र ये सोसाइटी और डेवलपर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अनेक्सर 2 की तैयारी, अनेक्सर 2 कौन बनाता है? सक्षम प्राधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। एसआरए की जो अथॉरिटी होती है दोस्तों वो बनाती है। आप अपात्र होंगे, पात्र होंगे, ये डिसाइड दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके दस्तावेज के आधार पे होता है। यदि कोई डेवलपर बिल्डर आपको बोलता है कि मैं आपको पात्र करा दूंगा, पात्र करा दूंगा दोस्तों, सारी बातें झूठी है। अनेक्सर 2 दोस्तों एसआरए अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी बनाते हैं। इस बात को नोट करिए, सेक्शन ऑफिसर बनाते हैं दोस्तों। सोसाइटी और डेवलपर और बिल्डर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। बस वो ये कह सकते हैं कि भैया आपको सहयोग, सपोर्ट, आपकी मदद हम कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह जो भी है वो आगे मूव ऑन करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे। कोई कमी रहेगी तो आपको गाइड करेंगे दोस्तों। इस बात को नोट करिए डियर फ्रेंड्स। अनेक्सर 2 बन गया, पात्रता हो गई। उसके बाद अब प्रोजेक्ट कब चालू होगा, डेवलपर का सिलेक्शन कैसे क्या होगा दोस्तों, वो बात की बात है। लेकिन पहले अपने आप को आप पात्र करवाइए और अपने नाम को अनेक्सर 2 की लिस्ट में डलवाइए दोस्तों। अनेक्सर 2 में नाम आपका आ गया तो क्लियर कट आपको पक्का 101% आपको फ्लैट, आपको दुकान, आपको मकान मिलेगा दोस्तों।